हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जहां दोस्तों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो अभी आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको कलेक्ट करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही कम समय में हम आने वाले कुछ मिनटों में ही आज की सारी करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, आज एमसीक्यूज़ देने की बजाय मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देता हूँ। देखिए, क्या आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम है? आप अपने आप को जज करिए। व्हाट आर बीटा लैक्टेज enzymes? Which volcano in Indonesia erupted recently? Which state launched Indira Van Mitra Yojana? ठीक है, आर अफ्रीकन एलिफेंट्स वल्नरेबल एंड इंडियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड और वाइस वर्सा? ये आईयूसीएन लिस्ट में जो इनको कैटेगराइज किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। एंड व्हाट आर रीफर वैन्स? ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप डिसएडवांटेज में हैं। यूपीएससी 2020 में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं आने वाले 15 मिनट तक तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूं, जिससे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में वी कैन गेट अ कॉन्वर्सेशन गोइंग, उससे हम दोनों का लाभ होगा। चलिए अब हम हमारी वीडियो में चालू करते हैं। आज के जो शॉर्ट समराइज न्यूज़ है, जो कि पूरे पूरे आर्टिकल नहीं है, बस वन लाइनर न्यूज़ है, वो मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर दिए। देखिए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कॉटन एडवाइजरी बोर्ड को अबॉलिश कर दिया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये अब अप्रोच, ये फिलॉसफी हो गई है कि जितने तरह तरह के बोर्ड हैं इसमें बाबू लोग बैठते हैं, ये एक तरह से इनोवेशन को रोक रहे हैं, प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। उन्होंने पावर लूम बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड को भी बंद कर दिया है। कल ही हमने बात की थी, उसी श्रृंखला में उन्होंने कॉटन एडवाइजरी बोर्ड को भी स्क्रैप कर दिया है। फिर टेलीकॉम कंपनीज जिनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो बैंकरप्सी का प्रोसेस जिनके ऊपर चल रहा है, उनका क्या एसेट होता है? उनके या तो ऑफिस बिल्डिंग ये सब होते हैं, या स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम उनका एलोकेट किया गया है, उनका सबसे वैलिड, उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट वही है। तो अगर वो उसको लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो अब वो ये चाहते हैं कि हम अपना स्पेक्ट्रम बेच के अपना लोन चुका देते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा है कि नहीं, वो अपना स्पेक्ट्रम बेच के पैसा नहीं रेज कर सकते हैं। लेबनान में, जहाँ की बेरूत में, लेबनान का कैपिटल है बेरूत, जहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, 150 के ऊपर लोग मारे गए हैं, वहाँ पर उसको लेके देश में इतना हल्ला हंगामा हो रहा है कि वहाँ की पूरी कैबिनेट ने, वहाँ की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जिमी लाई, ये हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी मीडिया टाइकून है। ठीक है, इनके अखबार, चैनल, वेब पोर्टल ये सब चलते हैं। तो जिमी लाई जो है वो प्रो डेमोक्रेसी हैं। जो प्रो डेमोक्रेसी है हांगकांग में, वो एंटी चाइना है। तो चाइना ने अपना नया खतरनाक कानून बनाया है कि जो, ठीक है, तो जो उनको उस कानून के तहत जिमी लाई को अरेस्ट कर लिया गया है। ये पहला हांगकांग का हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुआ है। ठीक है, बेलारूस देश है, देखिए ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पर लुकाशेंको काफ़ी सालों से वो वहाँ पर तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं। वो अपना 6वां चुनाव जीत गए हैं। जीतना यानी विंस जो है उसको कोर्ट्स में लिखा गया है, क्योंकि तानाशाह जनरली ऐसे ही फर्जी चुनाव करवा के जीतते रहते हैं। आप में से कईयों को याद हो नहीं हो, सद्दाम हुसैन भी अपने राज्य में चुनाव करवाते थे जिसमें उनको 99% वोट मिलते थे। बीसीसीआई को गवर्नमेंट की रजामंदी मिल गई है यूएई में आईपीएल कराने के लिए। फिर एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का डैशबोर्ड लॉन्च किया गया मिसेस निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी सारी डिटेल्स, हर प्रोजेक्ट किस स्टेज में है, ठीक है, उससे रिलेटेड हर जानकारी जो भी स्टेक होल्डर हैं और आम जनता भी उसमें जाके ले सकती है। उसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है कि एक शॉर्ट समराइज्ड वे में आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उससे मतलब बेसिकली सरकार बताना चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट जब चालू होता है तब जनता की निगाह में आता है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चालू होने में भी बहुत समय लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो इसी परसेप्शन को फाइट करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया गया है। आप देखिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट कितनी पाइपलाइन में है, कब उसका चालू हो जाने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुरक्षा नहीं, सुरक्षा करके सरकार ने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है ऑन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्चुअली। तो एलिफेंट, नेशनल एलिफेंट डे है 12 अगस्त को, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी वीडियो में। तो उसके मद्देनज़र मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने ये लॉन्च किया है।
देखिए ये बहुत बढ़िया आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आज का एडिटोरियल आया है, जिसमें प्रीलिम्स के लायक भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उन सब पॉइंट्स को हम नोट करते हुए चलेंगे। देखिए उसकी हेडिंग क्या है, आफ्टर द हार्वेस्ट, क्योंकि सरकार की जो अभी ये योजना आई थी जिसके बारे में हमने कल बात की थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उन्होंने बनाया है, वो हार्वेस्ट के बाद पोस्ट हार्वेस्ट जैसे उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, उसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है। तो इसका टाइटल है आफ्टर द हार्वेस्ट। नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है कह रहे हैं कि बढ़िया है, पर कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग जो है आर नो पैनेसिया। पैनेसिया यानी रामबाण, हमारे यहाँ के रामबाण भी ठीक नहीं होगा। रामबाण यानी जिससे बीमारी बिल्कुल शो शॉट ठीक हो ही जाएगी, पर पैनेसिया कहते हैं कि हर मर्ज़ की एक दवा। ठीक है, मतलब एक ये चीज़ कर लो सब सॉल्व हो जाएगा, उसको पैनेसिया कहते हैं। पर ये कह रहे हैं कि ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह से सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की सॉल्व नहीं होंगी। देखिए जो जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी किए, जिसमें कि स्टॉक होल्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेजर फूड स्टफ को ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये नियम था कि इस अनाज का इतना ही आप स्टॉक कर सकते हैं, ताकि जमाखोरी करके जो है मिडिल मैन या थोक व्यापारी सामान का दाम ना बढ़ाए मार्केट में, पर उस रेस्ट्रिक्शन को अब ख़त्म कर दिया गया है। फिर रेगुलेटेड मंडीज़ में ही सामान बेचा जा सकता था, सरकारी मंडियों में, ठीक है, ताकि कोई गलत तरीके से किसानों से गलत रेट पे अनाज ना खरीद सके, सरकार जो है उनको बराबर रिम्यूनरेट करे। इसको भी सरकार ने उस नियम को भी खारिज कर दिया है। अब जिसके जहाँ मन में आए जैसे चाहे अपना फार्म प्रोड्यूस बेच सकता है। उसके बाद ये तीसरा नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना मेजर एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव लॉन्च किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वो क्या है, इट इज़ अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर सेटिंग अप वेयर हाउसिंग आप समझते हैं, अनाज का गोदाम बनाना। कोल्ड चेन यानी जब से अनाज काट के रख लिया जाए तब से लेके मार्केट तक पहुंचने तक रास्ते भर में उसको कोल्ड स्टोरेज मिलता रहे। एक तो वेयर हाउस जो है वो कोल्ड स्टोरेज हो, उसको जो गाड़ी लेके जाए वो कोल्ड हो, फिर वहाँ मंडी में भी सामान जो रखा जाए वहाँ भी फ्रीजिंग की या कूलिंग की फैसिलिटी हो, तो उससे सामान ख़राब नहीं होगा। प्रोसेसिंग यानी उसको कैसे करके प्रोसेस केमिकल्स से या कैसे गर्म और ठंडा करके प्रोसेस करके पैकेट बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे मटर आपने देखा होगा पैकेट में भी आता है और खुला मार्केट में भी बिकता है। तो खुला मार्केट में जो बिकता है वो तो जाहिर बात है जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसको कितनी दूर तक ही आप भेज पाएंगे। पर पैकेट में जो मटर मिलता है वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि वो पैकेट में डाला जा चुका है, उसको वैक्यूम सील भी हो सकता है कर दिया गया हो। तो इस तरह की फैसिलिटी आप देंगे। और एंड अदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की योजना है प्रोवाइड करने की, प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन 2 करोड़ तक के लोन के लिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी जितना भी लोन है, लोन का इंटरेस्ट रेट है उसमें का 3% सरकार देगी। लोगों को, फार्मर्स को देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर अ मैक्सिमम 7 ईयर पीरियड। ये अनाउंसमेंट है। देखिए मेजर अनाउंसमेंट्स है, सब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये सरकार की घोषणा है। और ये दिया किसे जाएगा, जो कि मैंने मेरे एमसीक्यू में आपसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इन दोनों को और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया बांटने की आने वाले 3 सालों में योजना है, ठीक है। तो इसकी और प्लस क्या है कि ये जो लोन है इसकी गवर्नमेंट बैक क्रेडिट गारंटी भी होगी। क्रेडिट गारंटी सोसाइटी ऑफ इंडिया एक है, उसको गूगल करके उसके बारे में पढ़ के रखिए। कई बार मैं मेरे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, हर बार उसका न्यूज़ में जिक्र होता है। जब से सरकार ने ये 20 लाख करोड़ रुपए बांटने की और आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणाएं की हैं, अलग अलग जगहों पर उसका जिक्र आता रहता है। उसके ऊपर ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए सरकार ने लोन की गारंटी भी ली है। तो अगर किसान और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंकों को कोई घाटा नहीं होगा, सरकार लोन की गारंटी ली हुई है, ठीक है। तो एंड में क्या लिखा गया है, अ गुड स्कीम एटलीस्ट ऑन पेपर। बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो हैं कागज़ पे बहुत अच्छी लगती हैं, असल में उतना इम्प्लीमेंटेशन उनका हो नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब इस तरह का शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह की काम है। लेकिन क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फार्म्स और इस्टेब्लिश्ड फार्मर ओन इंस्टीट्यूशंस के और नज़दीक आते जाए, ठीक है। तो उससे कि जो है कि प्रोड्यूसर का रियलाइजेशन बढ़े। सरकार की हर एक जो इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य क्या है कि जो अनाज उगा रहे हैं उनको उनके अनाज जो प्राइस मार्केट में बिकता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसान तक पहुंच नहीं पाता है, मिडिल मैन ले जाता है। तो ठीक है, तो उस तक ज़्यादा पहुँचे। क्या बोल रहे हैं कि देयर शेयर इन द कंज्यूमर्स रूपी ये बढ़े। कंज्यूमर जो 1 रुपया खर्च करता है उसमें का बहुत बड़ा हिस्सा जो अनाज उगा रहा है उस तक पहुंचना चाहिए, ना कि जो सामान यहाँ से वहाँ कर रहा है उसके हाथ में, है कि नहीं। तो ये सरकार की योजना है। लेकिन इनका ये आर्टिकल कह रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। जैसे अब इसमें देखिए इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको फॉर्डर बन सकता है। मैं यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हैमर करना चाह रहा हूँ कि जो जो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए कितने अच्छे कलेक्ट करके दे दिए हैं,
पहले से आपको पता हो नहीं पता हो, यहाँ पे एक साथ कोलेट कर दिया है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन प्री कूलिंग यूनिट्स इसमें प्रोवाइड कर रहा है पहले से, किसमें, कंट्रोल्ड मॉडिफाइड और एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोर्स में। ठीक है। रीफर वैन का मैंने जिक्र किया था अपने पहले स्लाइड में। रीफर वैन बेसिकली क्या होता है, एक वैन है जिसमें सामान यहाँ से वहाँ जाएगा और उसमें सामान को ठंडा रखने की रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था है। ठीक है, तो रीफर वैन वो होता है। फिर राइपनिंग क्योरिंग चेम्बर्स, मतलब इस तरह के चेम्बर जिसमें अगर आपका मान लीजिए फल है वो कच्चा है, उसको रख के आप पका सकते हैं। और इस तरह का अलग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है सोचिए। हमारे दिमाग में आता है कि फसल काटी मंडी में ले जाके बेच दिए, पर इसमें क्या होता है कि किसान को उस दिन जो रेट मिल रहा है उसी रेट पर बेचना पड़ेगा, वरना वो सामान लेके घर आ जाएगा और इस आने जाने में ही उसका फसल ख़राब हो जाएगा। अगर उसको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो वो अच्छे दाम मिलने का इंतज़ार कर सकता है। और जो सामान खरीद रहे हैं उससे उन्हें पता है कि ये अगर चाहे तो सामान न बेचे, अच्छे दाम का इंतज़ार करेगा, तो हम भी क्यों वेट करें, आज ही उसे अच्छे दाम दे देते हैं। फिलहाल तो वो जानते हैं कि इसका सामान जाएगा कहाँ, ख़राब हो जाएगा 2 दिन के अंदर में, है ना, तो इसलिए वो उसके मनमाने दाम पे सामान खरीदते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की यहाँ पर बात हो रही है। आज आलू जैसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोर्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है। फिर बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी भी है। फिर लो कॉस्ट साइंटिफिकली बिल्ट ऑन फार्म स्ट्रक्चर भी हैं जो कि ऑनियन के लिए बनाए गए हैं अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा सेंसिबल बात यह है कि और एक योजना लाने की बजाय सारी एग्जिस्टिंग योजनाओं को मर्ज कर दो ताकि पैसा ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से स्पेंड किया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग जो है ये एक पेनेसिया, वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं हो सकता। एक चीज़ से, एक तीर से 100 शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि 3/4 इंडिया का शुगर क्रॉप जो है, शुगर केन क्रॉप, गन्ना जो है वो मिल्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड डेयरीज जैसे अमूल वगैरह हैं जो दूध वालों से, पूरा गांव के लोगों से दूध इकट्ठा करके प्रोसेस करके बेचते हैं, ये भी हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बल्क कूलर्स जो है गांव में ही विलेज कलेक्शन सेंटर में ही लगा दिए हैं। लेकिन इससे भी शुगर केन का पेमेंट एरियर्स, यानी जो आज अभी गन्ना खरीद लेते हैं, पेमेंट बहुत बाद में करते हैं, वो प्रॉब्लम, और मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी जो क्रैश हो गए हैं कि जिस रेट पे दूध खरीदा जा रहा है वो काफ़ी क्रैश हो गया है। इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं हुआ इन चीज़ों से, प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग से। ठीक है। जो बात यहाँ पे नहीं बताई जा रही वो ये है कि मिडिल मैन पैसा ले उड़ता है, मिडिल मैन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। ऑनियन और पोटैटो के साथ भी यही चीज़ हो रही है। प्राइस वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, कभी दाम कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली ना कंज्यूमर को बेनिफिट होता है ना प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है। मतलब अगर ज़्यादा दाम पे यहाँ अनाज बिक रहा है और उसी दौरान अगर उसकी वजह से किसान को ज़्यादा आमदनी हो जाए तो लोग कहें कि चलिए ठीक है, कंज्यूमर को ज़्यादा दाम देना पड़ा पर थोड़ा बहुत किसान तक तो पहुंचा, पर यहाँ तो किसान तक पहुंचता नहीं है वो पैसा। किसान बेचारा इतने कम रेट में सामान बेचने को मजबूर है और यहाँ प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो हाई रेट में खरीद रहा है, तो क्या मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि जो अगला रेवोल्यूशन हमारे देश में, स्पेशली इन टुडेज़ एज ऑफ सरप्लस, हमारे यहाँ अनाज का जो प्रोडक्शन है, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हमने किया कि अनाज ज़्यादा होता नहीं है, फसल ज़्यादा होती नहीं है, अब बढ़ चुकी है, अब एज ऑफ सरप्लस है। तो अगला जो रेवोल्यूशन करना है वो ये करना है कि क्रॉप प्लानिंग एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन में करना है कि किसान को पता रहे किस समय किस क्रॉप को हमें उगाना है, कहीं भी ज़्यादा ना उग जाए। सरकार कहीं इंसेंटिव दे देती है कि ये वाला दलहन उगाओ, तेलहन उगाओ, तो किसान बहुत भारी तादाद में उसको उगाने लगते हैं, फिर उसकी प्राइस गिर जाती है, तो क्विंटल के क्विंटल किसान का सामान बिना बिके रह जाता है। ऐसा ना हो, इसकी हमें दरकार है, ये बोला जा रहा है। जो पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू बना के आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट लिंक मोदी जी ने लॉन्च किया है, उस पर मैंने कल बात की थी। 1-2 पॉइंट्स कल वाले आर्टिकल में कवर नहीं थे, आज बता रहे हैं, तो मैंने आज फिर इसको कवर कर लिया है यहाँ पर कि देखिए 2313 किलोमीटर लंबी है ये पहली बात ऑप्टिकल फाइबर, 1224 करोड़ के कॉस्ट पे बनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फंड किसने किया है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, जो कि अंडमान ग्रुप के 7 आइलैंड्स को जोड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल पोर्ट ब्लेयर विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस जो है वो 7 अंडमान और निकोबार आइलैंड में चालू कर दी गई है। मोबाइल और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसके लिए दुनिया वर्ल्ड फेमस है वो अब इन आइलैंड्स में भी उपलब्ध होगी, ऐसा मोदी जी ने अपने इनॉग्रेशन में कहा। जो 7 आइलैंड हैं पोर्ट ब्लेयर के अलावा जिनको कनेक्ट किया जा रहा है वो हैं स्वराज द्वीप, इसका पहले नाम था हैवलॉक आइलैंड। ये याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हैवलॉक आइलैंड का नाम अब क्या कर दिया गया है या स्वराज आइलैंड का नाम पहले क्या था। लॉन्ग आइलैंड अमेरिका में एक राज्य भी है, यहाँ पर एक देखिए आइलैंड भी है। फिर रंगत, लिटिल अंडमान,
कमोरता, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार। ठीक है, तो ये सारे आइलैंड्स हैं, इनके नाम आप याद रखिए जिनको जोड़ा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा प्लेन आ जा सकें। और वहाँ पे कार निकोबार में, कैम्बेल बे में और दिगलीपुर में नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर जो है उसको 400 Gbps की स्पीड मिलेगी, बाकी सातों आइलैंड भी जो है 200 Gbps की स्पीड पा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट BSNL द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो और गाँवों को भी बॉर्डर जो देश के बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनको भी जोड़ने का काम कर रहा है। उसके लिए 337 करोड़ का टेंडर ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब देखिए हम फटाफट न्यूज़ कवर करते चलते हैं। प्रोजेक्ट चीता इंडियन आर्म फोर्सेस ने काफ़ी समय से बात चल रही थी, उसको वापस रिवाइव किया है। इसके ऊपर जो फाइल थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वापस फाइल निकाली कि यार वो प्रोजेक्ट चीता क्या था, उसको हम लोग वापस उस पर काम चालू करेंगे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री की कमेटी बनाई गई है अंडर अजय कुमार जी जो हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जितना भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है वो डिफेंस सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आप समझ रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो भी सामान खरीदा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत नहीं आता है, रिस्पेक्टिव सर्विस चीफ्स के अंतर्गत नहीं आता है, PMO के अंतर्गत नहीं आता है। ये MCQ बना के आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 90 हेरॉन ड्रोन्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के द्वारा। बेसिकली ये हेरॉन ड्रोन है, उसमें हम लोग गाइडेड मिसाइल्स लगा देंगे जिससे कि वो ड्रोन से ही हमारा प्लेन ना जाए, ड्रोन में ही मिसाइल रहे, वो टैंक को मार दे। कितनी बढ़िया ये स्कीम रहेगी बताइए। इंडिया का जो ड्रोन है उसमें मेनली इजरायली इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग हेरॉन। हेरॉन जो ड्रोन है, हेरॉन एक तरह का बगुला होता है जिसे सारस पक्षी भी कहते हैं। मेरे ख्याल से हेरॉन करके आप एक बार इमेज सर्च कर लीजिए गूगल में, वैसा ही कोई पक्षी होता है। तो इजराइल से हमको ये ड्रोन मिला है, उनको इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों द्वारा डिप्लॉय किया गया है, उनको लद्दाख और चाइना में डिप्लॉय किया गया है। फिर ये प्रोजेक्ट जो है उन ड्रोन्स को अपग्रेड करने के लिए चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता इसका नाम है। करेंटली ड्रोन्स जो है वो बस वहाँ पर फोटो वोटो खींचने के लिए उनका काम लिया जाता है। इससे आर्म फोर्सेस ग्राउंड स्टेशन जो है वो ड्रोन्स को दूर बैठ कर ऑपरेट कर लेंगे। एनिमी के टैंक को सोचिए, हमारा प्लेन ना जाए, हम यहीं से मार दें, तो कितनी बढ़िया ये हमारे लिए सिस्टम हो जाएगी। फिर जो है हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इसराइल में बना था, मीडियम एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये मीडियम एल्टीट्यूड है, इसराइल में बना है। ये अपने आप बेस में रिटर्न आ जा सकता है अगर कम्युनिकेशन टूट भी गया तो। आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ रिमोट से नहीं चल रहा है, आपका कम्युनिकेशन टूट गया तो जैसे कबूतर वापस आ जाते थे पहले, वैसे ये भी आपके बेस पे वापस आ जाएगा। 250 किलो वेट लेके जा सकता है। अगली न्यूज़ देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे है। ठीक है, देखिए जो पॉइंट मैंने आपसे पहली स्लाइड में पूछा था, अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लिस्टेड एज वल्नरेबल एंड एशियन एलिफेंट्स एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल एलिफेंट डे जो था वो 2012 में सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पर एक सुरक्षा करके पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मैं जैसे छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो अक्सर हमारे यहाँ अखबार में आसपास के गांव से खबरें आती रहती हैं, हाथी गांव में घुस गए, हाथियों का एक झुंड कहीं से कहीं गुजर रहा है। खासकर जो CGPSC के कैंडिडेट हैं वो तो जानते ही हैं, बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है, UPSC में भी आ ही सकता है। हमारे यहाँ रेडियो में रोज़ प्रोग्राम आता है, हमर हाथी हमर गोट, यानी हमारा हाथी और हमारे हाथी से जुड़ी हुई हमारी बातें। तो उसमें बताया जाता है हाथियों के झुंड कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो उस जगह के जो गाँव के लोग हैं उन लोग अलर्ट हो जाएँ। ठीक है, कोई जंगल में लकड़ी बीनने गया, अचानक हाथियों का झुंड सामने आ गया, हाथियों ने उन्हें मार डाला। कोई रात में सो रहे थे, अचानक हाथी घर में घुस आए, घर तोड़ दिया, लोगों को मार दिया। बहुत इस तरह की घटनाएं होती है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। तो इससे जुड़ी घटनाएं जो हैं उनको जोड़ा जाए, उनको कलेक्ट किया जाएगा सुरक्षा पोर्टल में। ठीक है, तो इस सब से हम अगर डेटा पहले कलेक्ट करेंगे तो बाद में कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं। कोई इलाके हम कह सकते हैं कि इनको एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर कर दो, यहाँ हाथी बहुत घूमते हैं किसी सीज़न में। देखिए हाथी इतना ज़्यादा चारा खाते हैं कि हाथी कभी भी एक जगह, हाथियों और हाथी झुंड में रहते हैं। सोचिए, मैंने कभी पढ़ा था कि एक हाथी एक दिन में करीब 70 किलो या ऐसा कुछ आसपास फॉडर खा जाता है। अगर 12 हाथी हैं मान लीजिए, एक झुंड है, तो 840 kg वो दिन का खाते रहेंगे। ऐसे कितने दिन तक एक जगह उन लोग
रह पाएंगे। उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है इधर से उधर पानी की तलाश में और चारे की तलाश में। बीच में अगर गांव बस्ती ये सब पड़ गया तो समझ जाइए फिर वो उनके घरों को भी तोड़ देंगे। तो सुरक्षा करके उस पोर्टल का नाम है, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, आप देखिए छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है इंदिरा वन मितान योजना। मितान जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में मित्र को कहते हैं। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं मितान मित्र एक ही टाइप की बात है। तो इसमें क्या होगा, ये जो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च की है, हर 10,000 गाँव है छत्तीसगढ़ में, तो हर गाँव में 10-15 युवाओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, वो इस स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ में सिलेक्ट किए जाएंगे गांव, वहाँ पर एक ग्रुप बनाए जाएंगे, वो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वन में जाके लकड़ियाँ काटी जाती हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट तेंदू या इस तरह के और फल और पत्तियाँ कलेक्ट की जाती हैं। तो इसमें आपको ऐसे कलेक्ट करना है कि जंगल का परमानेंट डैमेज भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो उसके लिए जिम्मेदारी कुछ लोगों को देनी पड़ेगी। तो 10-15 युवाओं को ट्रेनिंग देके उनका ग्रुप बना दिया जाएगा, वो ध्यान देंगे। ठीक है, जो कि प्रोक्योरमेंट मैनेज करेंगे। तो ऐसे नए एवेन्यू भी बनाएंगे जिससे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। ठीक है, मार्केटिंग प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये सब की आपका भी ज्ञान उनको दे दिया जाएगा। तो वो बेसिकली इस माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन, पैकेजिंग और सेलिंग, इस पूरे प्रोसेस को वो लीड करेगी, ये जो टुकड़ी होगी युवाओं की। ठीक है, इससे प्लांटेशन ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज और मेडिसिनल प्लांट्स को इनकरेज किया जाएगा। तो उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे पौधे, जड़ी बूटी और फल वगैरह लगाइए जिससे ज़्यादा पैसे आपको मिलें। तो वो गाँव वालों को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे सरकार और गाँव के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट 85 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बनाएगी, जो कि राज्य के शेड्यूल्ड एरियाज़ में है। ठीक है, आर्टिकल संविधान के शेड्यूल 5वां और 6ठे शेड्यूल में हमको मिलते हैं वो एरियाज़ जिनके तहत कि आदिवासी इलाके आते हैं, जिनको कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सीधा मैनेज करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो सिंगल फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट है वो 10 लाख में बनेगा। ठीक है, ये तो चलिए 85 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इसको बनाया जाएगा। तो वन मितान योजना क्या है ये आप जान गए हैं। ठीक है, और भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस तरह के दूसरे इनिशिएटिव लिए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। मोस्टली ट्राइबल स्टेट है ये, देखिए, तो यहाँ ट्राइबल लोगों की भलाई के लिए कदम उठाना लाजमी बात है। एक है बोध घाट इरीगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंद्रावती रिवर पर बनाया गया है, जो कि ट्राइबल एरिया, बस्तर के ट्राइबल एरिया में इरीगेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर इसमें रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है वो लोकल ट्राइबल्स द्वारा ही तय किया गया है, कितने पैसे दिए जाएंगे जो ज़मीन डूब जाएगी उसके एवज़ में। फिर मई 2020 में छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत उनके फार्मर्स को जो प्रोड्यूस है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया गया था। बेसिकली यहाँ जो कांग्रेस सरकार आई है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान का 2,000 रुपये क्विंटल देंगे, ये अनाउंस करके ही सरकार में आई है। तो यही राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेसिकली वही है। ठीक है, फिर ये भी बोला जा रहा है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च किया गया है कि वो आइडियल पुलिस स्टेशन बनाएगी पुलिस स्टेशन को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्य सरकार ने ये आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। वो इंडोनेशिया में जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसका नाम है माउंट सिनाबुंग या सिनाबोंग, जैसा भी प्रोनाउंस करें, नाम याद रखिए। बहुत सारे एग्जाम्स में इस बार आपसे पूछा जाएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात देखिए, नॉर्दर्न सुमात्रा आइलैंड में है। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा इस तरह के वो हैं आइलैंड हैं। तो बाली तो वहाँ पर है, थाईलैंड में है। तो नॉर्दर्न सुमात्रा में माउंट सिनाबोंग जो है इरप्ट हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम बात करते हैं। पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच या साइड से, जैसे भी बोलना है, उस ओशन के बीच में एक रिंग ऑफ फायर है, यानी एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे वोल्केनो बने हुए हैं। वोल्केनो होते ही क्यों हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, अलग अलग थ्योरीज़ हैं। मेनली बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को माना जाता है। अलग अलग प्लेट हैं धरती के ऊपर में जो आपस में रगड़ खाते रहते हैं, नीचे के लिक्विड लावा और मैग्मा के ऊपर वो तैर रहे हैं एक तरह से। तो कई बार क्या होता है कि बीच बीच में कहीं एनर्जी बिल्ड हो जाती है, थोड़ा सा लावा एनर्जी के साथ ऊपर फेंका जाता है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में इस तरह के बहुत सारे एरिया हैं जिनको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। उससे अर्थक्वेक 90% ऑफ वर्ल्ड्स अर्थक्वेक जो है ये पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द ही होता है। ठीक है, देखिए, दीज आर बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये ज्योग्राफी में बहुत इस तरह के जो है कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो याद ही रखने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे आपको, इस तरह के आते हैं। इसको रट लेने में ही आपकी भलाई है। अब ये वॉल्केनो भी इरप्ट हो गया है, आपसे पूछ ही दे सकता है। नास्का प्लेट और कोकोस प्लेट जो है वो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ रिंग ऑफ फायर में है। नॉर्दर्न रिंग में क्या होता है कि एल्यूशियन आइलैंड जो है वगैरह। कोकोस प्लेट जो है वो कैरिबियन प्लेट के नीचे है।
पैसिफिक प्लेट एंड जुआन दी फुका प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे हैं। देखिए आपको रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सदर्न पोर्शन ऑफ द रिंग ऑफ फायर है, वो बहुत सारे स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन आइलैंड अंडमान में है, ठीक है। फिर नारकोडाम अंडमान में, बरतांग ये सब है, धोसी हिल्स इन हरियाणा, दिनोदर हिल्स इन गुजरात एंड तोशाम हिल्स इन हरियाणा, ये सब कहीं से भी एक्टिव नहीं है। या तो ये सबके सब डोरमेंट है या बाकी एक्सटिंक्ट है। अच्छा, ये सबके सब एक्सटिंक्ट हैं। अंडमान में जो आइलैंड्स हैं, जो बैरन आइलैंड के अलावा जो आपको बताया मैंने, नारकोडाम और बरतांग, ये डोरमेंट है। बाकी हरियाणा, गुजरात ये सब जो है वो सब एक्सटिंक्ट हैं, तो वहाँ कभी भी वॉल्केनो इरप्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोज यानी दुख और जेंस यानी जो जनरेट करते हैं, ऐसे ही वर्ड्स को उनके रूट से पकड़ना चाहिए। तो जो दुख पहुंचाने वाले प्राणी हैं, पैथोजन यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो बीमारी क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पैथोजन कहते हैं। तो WHO ने उनकी लिस्ट बनाई है कि कुछ हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, यानी जिन पे अब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। उनमें से कई यमुना रिवर में मिले हैं, ठीक है। रिसर्चर्स को मिला बीटा लैक्टामेज एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू स्टे रेजिस्टेंट टू कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। ये मैंने आपसे पूछा था पहली स्लाइड में। बीटा लैक्टामेज एंजाइम की सहायता से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से इम्यून रहते हैं, ठीक है। इस स्टडी में क्या पता चला कि सीवेज कलेक्शन पुअरली होता है और जो सीवेज है वो सीधा नदी में छोड़ दिया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह नहीं है और बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है ड्रेन्स की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ। तो क्या है कि जो बहुत सारे डेडली बैक्टीरिया रिवर में डेवलप कर रहे हैं। एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि सीवेज मैनेजमेंट को इस रीजन में अच्छे से किया जाए, ठीक है। बीटा लैक्टामेज जीन के बारे में मैं आपको बता दिया, एंड कार्बापिनीमेडेस, ठीक है। रेजिस्टेंट जीन्स जो रिवर में मिले हैं वो हैं बीटा लैक्टामेज जीन्स एंड कार्बापिनीमेडेस, ये आप याद रखिए। ये बहुत टफ, अगर SNT में, साइंस एंड टेक में कोई क्वेश्चन आपसे पूछना होगा तो ये पूछ लेगा, बाकायदा न्यूज़ में आ चुका है ये, ठीक है। WHO की जो लिस्ट है प्रायोरिटी पैथोजेंस की 2017 में लॉन्च की गई थी। द लिस्ट पर्टिकुलरली हाईलाइट्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, तुरंत गूगल कर लीजिए, 2 लाइन में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, हाई, मीडियम और क्रिटिकल प्रायोरिटी। तो जो मोस्ट क्रिटिकल ग्रुप है उसमें मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जो कि स्यूडोमोनास मतलब एक तरह का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एसिनेटोबैक्टर, और दूसरे एंटेरोबैक्टीरिएसी हैं, जैसे कि ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, क्लेब्सिएले सेरेशिया एंड प्रोटियस, ठीक है। तो जो एंटेरोबैक्टीरिया है ये आपके एंटेरिक सिस्टम में यानी कि आपकी आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्रिटिकल ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। फिर सेकंड और थर्ड लिस्ट में है जैसे कि फूड पॉइजनिंग और गोनोरिया वाले। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आएगा। आज सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर की है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मुझे उम्मीद है जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप करेंगे। मिलते हैं कल।